Hello everyone, myself Dr. Magan Lal, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडोना। आज के इस वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है और C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह में कार्बन की बजाय ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है उसका मान अधिक होता है। तो इस कार्बोनिल यौगिकों की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन परमाणु है वो जो पाई बॉन्ड वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से कार्बोनिल यौगिक हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। एक जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तो है कार्बोनिल यौगिकों पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल यौगिकों पर जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर एक सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। यानी इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एक तो जो प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और जो दूसरी प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं वो इन कार्बोनिल कार्बन के एल्फा जो कार्बन है उस पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है कार्बोनिल समूह के कारण, और वो जो हाइड्रोजन परमाणु है वो H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। तो उस हाइड्रोजन परमाणु के H+ के रूप में बाहर निकलने की वजह से जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों की जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो हम मुख्य रूप से दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक तो कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह के एल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है वो H+ के रूप में बाहर निकलकर जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनता है उसकी वजह से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। यहाँ पर हम एक सिंपल नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं हर बार की जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं तो नाभिक स्नेही को हम कैसे लिखते हैं? NU-। और कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? C डबल बॉन्ड O जिसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं उन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से या इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो जो एरो मार्क हम बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से शुरू करेंगे और उस एरो को हम कहाँ पर खत्म करेंगे? इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। इस न्यूक्लियोफाइल वाले जो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में सिग्मा बंध बन जाएगा, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे? ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से हम एरो शुरू करेंगे और उसको हम कहाँ पर खत्म करेंगे? ऑक्सीजन पर। यानी ये जो सिग्मा जो पाई बंध वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाएंगे? ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाएंगे। ये जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? कार्बन पर दो समूह तो पहले ही जुड़े हुए थे, एक समूह कौन सा जुड़ गया है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। अब न्यूक्लियोफाइल पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाले जो नेगेटिव चार्ज वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में सिग्मा बंध के बनाने के काम में आ गए हैं। और अब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ गया है? ऑक्सीजन परमाणु पर। ऑक्सीजन परमाणु पर पहले दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, अब इसके ऊपर हैं तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो पहली स्टेप जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी उसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से कार्बोनिल कार्बन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया। अब अगली जो स्टेप होगी
इसमें किसी भी जो इलेक्ट्रोफाइल था इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में, जो कि H+ के रूप में भी हो सकता है, उस H+ का एडिशन होगा। H+ का एडिशन किस प्रकार से होगा कि H+ के ऊपर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, H+ है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से इस हाइड्रोजन को दो एकाकी इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा, और ओवरऑल इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। यहाँ जो पाई बंध था वो पाई बंध टूट गया है और उसके स्थान पर दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण हो गया है। तो ये जो अभिक्रियाएं थी उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल यौगिकों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। हमें ध्यान रखना है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की पहली स्टेप क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किस प्रकार से होगा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पर हमेशा या तो नेगेटिव चार्ज हो या नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य होता है, और उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से इस न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो पाई बॉन्ड वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। ऑक्सीजन पर तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। अगली स्टेप में ऑक्सीजन अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और ओवरऑल इस प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की क्रियाविधि थी। अब हम देखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनका वेग, उनकी जो स्पीड है या उनकी जो क्रियाशीलता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो क्रियाशीलता है वो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो त्रिविम बाधा और दूसरा है कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का मान। यदि हम पिछले स्टेप को देखें तो हम यहाँ पर देखो इजीली देख सकते हैं कि पहले इस कार्बन पर कितने समूह जुड़े हुए थे, तीन समूह जुड़े थे। एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, फिर दो इनमें से या तो एल्किल समूह या फिर हाइड्रोजन, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में इस कार्बन के ऊपर अब कितने समूह जुड़ गए हैं, चार समूह जुड़ गए हैं। पहले तीन समूह जुड़े हुए थे, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर थी। अब कार्बन पर कितने समूह जुड़ गए हैं, चार समूह जुड़ गए हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की हो गई है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है। एक और समूह आकर जुड़ रहा है, तो कार्बन के ऊपर कोई एक नया समूह है, न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ रहा है, तो उसका जुड़ना हम सोच सकते हैं कि कब ज़्यादा इजी रहेगा, जब उस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा का मान कम हो। यदि कार्बन पर पहले से ही त्रिविम बाधा का मान अधिक है तो फिर वहां पर न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, न्यूक्लियोफाइल वो इजीली नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन यदि इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मान कम है तो इसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से आकर जुड़ जाएगा। यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे छोटा समूह इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ तो होता ही है, और सबसे छोटा समूह क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक छोटा सा परमाणु है और इसकी वजह से सबसे कम त्रिविम बाधा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मान सबसे कम होता है। तो जब इसके ऊपर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। इसके ऊपर नाभिक स्नेही बहुत आराम से आकर जुड़ जाएगा, और पहली स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे और फिर अगली स्टेप में हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे H+। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHH, यहाँ पर OH और यहाँ पर NU। इन दो छोटे हाइड्रोजन परमाणु की वजह से ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी क्रियाशीलता का मान सबसे अधिक होता है। किसी भी कार्बोनिल यौगिक में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता मैक्सिमम होती है।
अब यदि इस एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा दें और उसकी जगह कोई एक एल्किल समूह जोड़ दें जिसका आकार डेफिनेटली हाइड्रोजन परमाणु के आकार से अधिक होता है, तो यहाँ पर अब त्रिविम बाधा का मान बढ़ गया है। और इसके ऊपर जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो अब इस एक बड़े CH3 समूह की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो पहले के जितना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का जो वेग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रोडक्ट तो वही बनेगा CH3COH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक NH जुड़ गया। इस CH3 के बड़े आकार के कारण अभिक्रिया का वेग है वो कम हो गया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, क्रियाशीलता में ये पहले नंबर पे था, और एसिटाल्डिहाइड की क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड से कम है, दूसरे नंबर पर इसकी क्रियाशीलता। और यदि दोनों तरफ दो एल्किल समूह यदि हम जोड़ दें, कार्बोनिल समूह के इस तरफ भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो अब इस कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मान है, त्रिविम बाधा का जो मान है वो और अधिक बढ़ गया है। अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है और इस अभिक्रिया का जो वेग है वो और कम हो गया है। यानी कि जो एसीटोन है वो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाओं के प्रति सबसे कम क्रियाशील होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनका जो वेग है उस वेग के ऊपर हमने देखा पहला कारक होता है वो तो होता है त्रिविम बाधा। यदि त्रिविम बाधा कम है तो अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक होगा, और यदि त्रिविम बाधा का मान अधिक है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का वेग कम होगा। तो यदि हम इनको इनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में अरेंज करें तो सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, एसीटोन। ये इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो एक कारक तो हो गया इन कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह पर त्रिविम बाधा, और दूसरा कारक है कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का मान। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पर क्यों जुड़ पाता है, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। तो इस कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज्यादा धनावेश होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही अधिक इजी होगा। तो सभी कार्बोनिल कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर तो फिक्स है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये तो फिक्स है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज नहीं होना है। चेंज क्या होता है, ये जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो एल्किल समूह चेंज होते हैं। तो यदि एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु जो भी जुड़े हुए हैं, यदि इस एल्किल समूह के ऊपर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इस कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित धनावेश के मान में वृद्धि कर दे। धनावेश के मान में वृद्धि कब होगी, जब इस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये एल्किल समूह पर कोई जुड़ा हुआ समूह है वो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, तो क्या होगा, इसके ऊपर धनावेश के मान में वृद्धि हो जाएगी। धनावेश के मान में वृद्धि हो जाएगी तो कार्बोनिल यौगिकों की जो क्रियाशीलता है नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति वो अधिक हो जाएगी। और यदि कोई एल्किल समूह के ऊपर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कार्बोनिल कार्बन पर जो धनावेश का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और धनावेश का मान कम होने पर इसकी जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति जो क्रियाशीलता है उसका मान कम हो जाएगा। हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो हमारे पास कंपाउंड है CH3CHO, और दूसरा हमने ये कंपाउंड लिया है कि इस CH3 के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया है, एक फ्लोरीन जोड़ दिया है और CHO। दूसरी बार हमने दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर दो फ्लोरीन जोड़ दिए हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर जब हम दो फ्लोरीन जोड़ देंगे तो ये यौगिक बन गया। और तीसरी बार हमने इन तीनों हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर तीन फ्लोरीन परमाणु जोड़ दिए हैं। तो
इन चारों यौगिकों में यदि हम इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता का ऑर्डर यदि हम देखें तो कार्बोनिल कार्बन पर सबसे ज़्यादा धनावेश किस यौगिक में होगा? इस यौगिक में, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन जुड़े हुए हैं जो कि इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पर जो धनावेश है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यदि 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्रियाशीलता 3 फ्लोरीन वाले की बजाय थोड़ी कम होगी, 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्रियाशीलता और कम होगी, और यदि फ्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ है तो क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता तो किसकी होगी? इस कंपाउंड की होगी, 1 नंबर पे ये, फिर ये 3 और ये 4 नंबर। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक क्रियाशील है ट्राईफ्लोरो एसिटाल्डिहाइड और सबसे कम क्रियाशील है एसिटाल्डिहाइड। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कार्बोनिल यौगिकों की यदि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखें तो ये 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। एक तो कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं और दूसरे कार्बोनिल समूह के जो अल्फा कार्बन है उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की एसिडिटी के कारण। हमने देखा कि कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं हैं उनकी क्रियाशीलता 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर्स था स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, जो कि जितनी कम होगी अभिक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा फैक्टर हमने देखा किसी एल्किल समूह पर जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस। यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा और रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के प्रति जो क्रियाशीलता है उसके मान में कमी आ जाएगी। अगली वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।